प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं विद्यार्थी। हमारा जो क्लास थी वो क्लास थी कक्षा 8वीं की विज्ञान, और कक्षा 8वीं के विज्ञान के अंदर जो चैप्टर नंबर हमारा दूसरा है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने काफ़ी हद तक बेसिक चीज़ें कर दी थी, और जैसे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, फिर सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से किस प्रकार किसान के मित्र होते हैं, किस प्रकार शत्रु होते हैं, ठीक है ना। यानी किसान को या किसी आम आदमी को या व्यक्ति को या जीवों को किस प्रकार से वो फायदा पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फायदा पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, ठीक है ना, यानी हानिकारक होते हैं। तो उन सभी को हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन के तौर पर एग्जाम्पल दे करके, और उसमें से कुछ चीजें रह गई थी। वो है एक सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो आपकी बुक्स में दे रखा है। उसमें एक लुईस पास्चर का नाम आया है, वैज्ञानिक है, इसका नाम है लुईस पास्चर, ठीक है। ये एक चीज हमारी छूट गई थी। लुईस पास्चर वैज्ञानिक है प्रिय विद्यार्थियों। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1857 में, कब, सन 1857 में किण्वन, एक शब्द आया किण्वन, यानी जो जीवों से प्राप्त जो अपशिष्ट है या जीव जंतुओं से प्राप्त जो अपशिष्ट है, जैसे पेड़ पौधों से पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वगैरह है, और जो भी जंतु है जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, इनसे जितना भी अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होता है उन अपशिष्ट को सड़ा गला करके, ठीक है ना, सड़ा गलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं किण्वन। तो सड़ने गलने के बाद जब अपघटित हो जाता है और उसके बाद में वो खाद में बदल जाता है, ठीक है ना। उस खाद का उपयोग आप या हम लोग खेतों में फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेंटेशन या किण्वन, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे फॉर्मेंटेशन, क्या, फॉर्मेंटेशन, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेटेशन की घटना है इसकी खोज सबसे पहले लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने, फ्रांसिस लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने सन 1857 में की थी। अब आपकी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि किण्वन की क्रिया या किण्वन क्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी और कब की थी, ठीक है। तो 1857 में लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक नाम आता है, वह है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है। ये एडवर्ड जेनर नामक जो वैज्ञानिक है प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने सन 1798 में, कब, 1798 के अंतर्गत एक रोग था जिसका नाम था चेचक। क्या था? चेचक, ठीक है। इस चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है ना। हाँ, ये कुछ नहीं, फिक्स थ्योरी है या फिक्स वर्ड है। जैसे एडवर्ड जेनर नाम का वैज्ञानिक था जो, उन्होंने 1798 में चेचक नामक जो बीमारी थी, चेचक आपने देखी होगी, सुनी होगी कभी आपके शरीर पर, या गायों में, आपने पशुओं में देखा होगा, पशुओं में होती है, मनुष्यों में भी चेचक, यहाँ शरीर पर जो धब्बे पड़ते हैं और जैसे फुंसी फुंसी छोटी छोटी टाइप होती है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे सूख करके चकत्तों के रूप में गिरने लगती है, ठीक है ना। उस चेचक रोग का सबसे पहले टीका है, उस टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आ जाता है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा, ज्यादातर पूछे या ना पूछे, लेकिन इस किताब में आपके दे रखा है तो किताब के अनुसार आपको लिखवा देते हैं। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। तीसरा वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर, ठीक है। अब इस वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था प्रिय विद्यार्थियों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक था, इन्होंने जीवाणुओं से जो उत्पन्न रोग होते हैं, किनसे? जीवाणुओं से। जीवाणुओं से जितने भी उत्पन्न जो रोग होते हैं विद्यार्थियों, उन रोगों के ऊपर संवर्धन का कार्य किया था।
जीवाणुओं से उत्पन्न रोगों पर संवर्धन का कार्य किया था। ठीक है, हाँ। तो जीवाणु से जो उत्पन्न रोग होते हैं, चाहे जीवों में, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, लेकिन इन दोनों में जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, इन पर संवर्धन का कार्य किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है ना। उसके बाद में उन्होंने जैसे संवर्धन किया, तो संवर्धन में कुछ चीजें छोटी छोटी डॉट डॉट, जैसे आपकी थूक की डॉट्स होती है, उस प्रकार डॉट डॉट चीजें दिखाई दी। उनको उन्होंने फफूंदिया कवक नाम दिया था, फफूंदिया कवक। ठीक है, और इन्होंने फिर समझाया कि कवक है, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। वो मनुष्यों में भी होती है, वो जीवों में होती है, दूसरे एनिमल्स में, और पेड़ पौधों में भी फफूंद जनक रोग कई सारे मिलते हैं देखने को। ठीक है ना। और उसके बाद में जो हमने बात की थी एक एंटीबायोटिक, क्या एंटीबायोटिक की बात की थी विद्यार्थियों, एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, इस पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज थी, वो खोज की थी प्रिय विद्यार्थियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा हमें प्राप्त होती थी, और जिसका उपयोग दर्द निवारक गोलियों के रूप में या दर्द से राहत देने के लिए किया जाता था। आज भी किया जाता है। ठीक है ना, आज भी कई बार हमें जो जैसे चोट वगैरह लगती है, उस समय दर्द होता है, हम जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, कौन सी? पेनिसिलिन। ठीक है, और इस पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो ये तो एक फिक्सेशन था, आपकी किताब में दे रखा है। ठीक है, इसलिए हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। और उसके बाद में आपकी बुक्स में क्या दे रखा है, ज्यादातर हम सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग भी पढ़ लिए थे। और एक शब्द आया प्रिय विद्यार्थियों, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि एंटीबायोटिक है क्या। तो आपने देखा होगा दैनिक जीवन में कि जब भी कभी हम बीमार होते हैं, जीव जंतु वगैरह कोई भी बीमार होते हैं, तो बीमारी से राहत देने के लिए, ठीक है ना, हम प्रति रूप में उसका क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। या तो इंजेक्शन लगाते हैं या गोली देते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा जैसे आपको जुकाम लगता है तो भी आप गोलियों से चलाते हो, गोलियों से ठीक नहीं होते हो तो क्या होता है? इंजेक्शन लगाते हो। ठीक है, तो ये जो गोलियां और इंजेक्शन है, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब आपके शरीर में पहले से जो उत्पन्न रोग है, उस रोग से या उस रोगाणु से लड़ने की जो क्षमता पैदा करती है, उस औषधि का नाम है एंटीबायोटिक। ठीक है ना, यानी तो आप कह सकते हैं कि रोगाणुओं से लड़ने वाली औषधि एंटीबायोटिक कहलाती है। परीक्षा में आपके प्रश्न पूछ दिया जाए आधे नंबर का या 1 नंबर का कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं या एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली औषधि, अर्थात सूक्ष्म जीवों से लड़ने वाली औषधि को हम क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और उस एंटीबायोटिक के नाम आपको मैंने पहले लिखा दिया था, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये 3-4 आपके एंटीबायोटिक दे रखी है। ठीक है ना, इन एंटीबायोटिक का नाम है वो आप चाहो तो क्रमिक रूप से पिछली कक्षा मैंने लिखवाया था, दोबारा भी लिख सकते हो, दोबारा लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो दर्द निवारण का काम करती है, और ये भी एक कवक से प्राप्त होती है। दूसरी अगली बात करें तो अगली है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन को भी देखा जाए तो ये एक प्रकार की क्या है, एंटीबायोटिक है, जो दर्द निवारण का काम करती है। आपने देखा होगा जनरली आपको बुखार, सर दर्द, जुकाम होता है तो उस स्थिति में आपको ये दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन। जो आप टेबलेट्स लाते हैं मार्केट में या इंजेक्शन, ज्यादा दर्द होने में इंजेक्शन लाते हो, उस पर आप देख लेना, ये सारी चीजें आपको एज ए रिटर्न में मिलेगी। और अगली है वो एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक है। और चौथी आपको पता है, दोबारा लिखना चाहो दोबारा लिख दो, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक जो औषधि है ये भी एक प्रकार की क्या है, एंटीबायोटिक है, जो दर्द निवारण का कार्य करती है। ठीक है, यानी आपके शरीर में या जीवों के शरीर में जो रोग उत्पन्नकारी जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है कौन सी, ये एंटीबायोटिक। ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। और उसके बाद में हमने बात की थी अगली प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने कहा कि प्रकृति में दो प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, एक होता है मोनोकोट और दूसरा होता है डाइकोट। आपने देखा होगा मोनोकोट का मैंने उदाहरण देकर के कहा था प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा था, मैंने कहा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों से या उनके जो बीज पत्र है, उन बीज पत्रों के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि वो एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री। ठीक है ना। उसका उदाहरण मैंने देख करके बताया था आपको। जैसे गेहूं का पौधा है तो गेहूं का पौधा या बाजरे के पौधे में आप देखेंगे तो जड़ें इस प्रकार की होती है कुछ। ठीक है ना। यानी जो भूमि वाला भाग होता है, भूमि के अंदर से एक ही जगह से पादप के बहुत सारी जड़ें एक गुच्छे के रूप में निकलती है, इसको हम कहते हैं एक बीज पत्री पादप। क्या कहते हैं, एक बीज पत्री पादप। और दूसरा प्लांट्स मैंने कहा मूंग है, गवार है और मोठ है, इस प्रकार के आप देखेंगे जड़ें, तो उसमें से देखेंगे एक जड़, एक से दूसरी जड़, दूसरी से तीसरी जड़, और उसके बाद में छोटे छोटे जड़ों पर रोम, बाल रोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, मूल रोम। अब ध्यान देना, इस प्रकार के जो पादप होते हैं गृह विद्यार्थियों, ये पादप कहलाते हैं द्विबीजपत्री। जब इनका जब आप दाना देखेंगे या बीज देखेंगे तो बीज है वो इस प्रकार बंटा हुआ होगा दो भागों में। ठीक है ना। इसके ऊपर हल्का सा बाहर से आघात करते हो तो ये अलग अलग दो पार्ट में आप बंट जाता है। जैसे मूंग है, मूंग को देखा होगा, मूंग के ऊपर थोड़ा सा जोड़ करोगे तो वो दो बराबर भागों में बन जाता है। ठीक है। और ठीक चना है, चने को भी आप ऐसा करोगे, चौला है, चना है, राजमा है, कुछ भी है, उनके पत्ते के अंदर दो पार्ट ऐसे पाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है ना। या जड़ों को देख करके भी लगा सकते हो अंदाजा कि ये पौधा कौन सा है या प्लांट कैसा है, और बीज को देख करके भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा मैंने कहा जब बुआई होती है, बुआई के समय हम देखते हैं तो जो एक बीज पत्री है उसका इस प्रकार का पत्ता निकलता है, और जबकि द्विबीजपत्री पादप है उसका इस प्रकार का पत्ता निकलता है। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो बीज पत्र थे तो दोनों प्रत्येक बीज पत्र है वो पत्तियों में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। और यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ गेहूं है, जैसे बाजरा है, और ऐसी स्थिति तिल है वगैरह है, ये एक बीजपत्री सारे पादप है। ठीक है ना। हाँ, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। तो फिर हमने बात की थी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कृषि में आपके सहायक होते हैं, उसमें से हमने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु की, N2। नाइट्रोजन मैंने कहा था वो यौगिक के रूप में प्रकृति में पाई जाती है। अब उस यौगिक के रूप में पादप है, उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकता तो हम क्या करते हैं, ये द्विबीजपत्री पादप होते हैं, इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों के अंदर कुछ नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे वायवीय जो नाइट्रोजन है उसका जमीन में संपर्क में आते ही वो नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु उसके अवयवों में तोड़ देते हैं, और जैसे ही तोड़ते हैं तो पादप है जड़ों के माध्यम से उस नाइट्रोजन का उपयोग करता है, पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी बदौलत पादप है वो हमेशा हमेशा के लिए हरा भरा रहता है। और मैंने कहा था जितना पादप ज्यादा हरा भरा होगा उतना ही ज्यादा पादप अधिक उत्पादन हमें देगा। ठीक है। इसलिए हम ज्यादातर नाइट्रोजन युक्त जो यूरिया है, यूरिया का ज्यादातर उपयोग करते हैं। ये चर्चा हमने बेसिकली कर ली थी। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेन चीज, वो क्या है, वो है प्रिय विद्यार्थियों सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग, चाहे मनुष्य हो, चाहे एनिमल दूसरे जानवर हो, या फिर पादप हो। ठीक है ना। कई ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, कई ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं प्रकृति में जो
अन्य गाय भेड़ बकरी ऊंट वगैरह आदि में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वनस्पतियां, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मोठ है, मूंग है, पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा नींबू है, आम है वगैरह है। आपने देखा होगा कभी कभार किसी की पत्तियां झड़ जाती है, किसी की पत्तियां हैं पूरी छलनियां हो जाती है। कभी कभार ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बांझ हो जाते हैं, मतलब फल लगते ही नहीं है, उसमें फ्लोरिंग बिल्कुल समाप्त हो जाती है, प्रोसेस ही। तो इस प्रकार जो चीजें आप देखते हो प्रकृति में, वो सारी सारी किससे होती है? वो सूक्ष्म जीवों की बदौलत होती है। कई बार सूक्ष्म जीव होते हैं वो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं या संक्रमित कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पौधा है अलग अलग सूक्ष्म जीव जिस प्रकार अपना अपना इफेक्ट बताते हैं, उस हिसाब से उसमें बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार कुछ चीजें हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे जीव है, कौन कौन से ऐसे जीव है सूक्ष्म जीव जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं या मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। कौन से ऐसे जीव है जो पादपों के अंतर्गत रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, और कौन से ऐसे जीव है जो जंतुओं के अंतर्गत रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। जितनी ज्यादा क्लास शेयर होगी उतना ही ज्यादा पढ़ाने में आनंद आएगा। जल्दी से जल्दी क्लास शेयर करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका नाम, आपकी क्लास और आप कहां से हैं। ठीक है ना? हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अगला जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है वो है मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, मनुष्यों में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो। ठीक है ना? तो हमारा जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थी वो क्या है? मनुष्य में, या यूं लिखें सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग या सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो रोग है आपका प्रिय विद्यार्थियों वो है, इस प्रकार आप टेबल बनाइए। किस प्रकार? इस प्रकार आप एक टेबल बनाइए। ठीक है, टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मानव रोग। सबसे पहले लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो लिखेंगे मानव रोग, यानी रोग का नाम क्या है। फिर हम लिखेंगे रोग कारक या सूक्ष्म जीव का नाम। फिर लिखेंगे रोग कारक या सूक्ष्म जीव का नाम, यानी किस सूक्ष्म जीव की वजह से वो रोग उत्पन्न होता है। अगला हम लिखेंगे उस रोग के संचरण का तरीका क्या है, संचरण का तरीका, यानी किस कारण से वो रोग फैलता है। ठीक है, और अगला हम लिखेंगे बचाव के उपाय। यदि रोग फैल गया तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बचाव के उपाय, यानी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे जिसकी वजह से वो रोग हमें ना हो या जीवों में नहीं फैले। तो ये कुछ टेबल है, टेबल के अंतर्गत हम लिखेंगे, हर एक का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे।
और आप भी इस प्रकार की एक टेबल बनाइए और टेबल में हर एक की विस्तृत चर्चा करेंगे और सारी आप याद करेंगे। पहला है नंबर 1 मानव रोग में, ठीक है, वो है क्षय रोग। क्या है? क्षय रोग। प्रिय विद्यार्थियों, क्षय रोग का आपने नाम सुना होगा, सुना है? क्षय रोग अटपटा लग रहा है सुनने में, तो आपने टीबी का नाम सुना होगा। क्या? टीबी, ठीक है। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जो जैसे एक व्यक्ति को टीबी हो रखी है और उसके पास में यदि उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति भी आएगा तो वो भी संक्रमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी संक्रामक बीमारियां हैं। आपने देखा होगा जब टीबी होती है किसी व्यक्ति के, तो टीबी के हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड बने हैं, वहां भी सुरक्षा है, मास्क वगैरह लगा के रखना होता है। नहीं तो टीबी के साथ साथ में सामान्य जो आदमी होता है उसकी देखभाल के लिए जाता है साथ में, वो भी ज्यादा दिन वहां 2-4 दिन रहेगा और उसके संपर्क में या उनके द्वारा यूज किया हुआ जो भी मटेरियल है वो यूज करेगा, जैसे टोवेल हो वगैरह हो, बर्तन हो वगैरह हो, खाना है या खांसते टाइम या छींकते टाइम जैसे उसकी जो ड्रग्स है उसके संपर्क में आएगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी वो संक्रमित हो जाता है या स्वस्थ व्यक्ति के भी टीबी होने लगती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहेंगे कि ये संक्रामक है, और इसके बचाव के लिए यदि किसी पेशेंट को टीबी है तो उसके साथ में या उसके घर वाले जो भी है वो सारे के सारे से परहेज करें। क्या करें? उसके खाने पीने के बर्तन भी अलग रखने चाहिए, उसके पहनने के जो कपड़े हैं उनको अलग रखना चाहिए। यदि वो छींकता है तो उन्हें मास्क पहना के रखें। यदि आसपास में आप उनसे मिलने जाते हो तो भी अपने थोड़ी दूरी बनाए रखें और मास्क पहन के रखें, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं। तो जो टीबी है, टीबी का जो रोग कारक है प्रिय विद्यार्थियों, इस रोग कारक का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। इस रोग कारक का नाम है प्रिय विद्यार्थियों, मोटे तौर पर देखें तो ये जीवाणु जनित बीमारी है। और इसका रोग कारक का नाम बात करें तो बैक्टीरियम माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका क्या है? रोग कारक है। यानी ये जो टीबी है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु के द्वारा होती है और यह क्या है? संक्रामक बीमारी। संक्रामक का मतलब होता है एक किसी मरीज के अंतर्गत बीमारी हो जाती है तो वह एक उसके संपर्क में आने जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं उन सभी में आसानी से संक्रमित हो सकती है। संक्रामक एक शब्द आया है संक्रामक, ठीक है। संक्रामक का मतलब होता है कोई भी बीमारी एक मरीज से सामान्य व्यक्ति में उसके संपर्क में आने से यदि संचरित हो जाती है या परिवहित हो जाती है तो इस प्रकार की घटना को हम कहेंगे संचरण। क्या कहेंगे? संचरण। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। संचरण का जो शाब्दिक अर्थ या साधारण अर्थ देखो तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारियों को हम कहते हैं संक्रामक बीमारी और इस घटना को कहते हैं संचरण, ठीक है। हाँ, अब दूसरे इसकी हम आगे बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो ये संचरण का तरीका क्या है? तरीका है इसमें सबसे ज्यादा वायु, ठीक है। मैंने कहा कि जब भी टीबी किसी व्यक्ति को हो रखी है, पेशेंट को, तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। सतर्क क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये वायवीय बीमारी है। जैसे हवा के अंतर्गत आएंगे इनके जो जीवाणु, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? हवा से उड़ करके दूसरे संक्रमित व्यक्ति पर जाकर के गिरेंगे, तो ऐसी स्थिति में दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित या संक्रमित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए बचाव उपाय कुछ ऐसे हैं जैसे मास्क लगा कर रखना, अभी हमने चर्चा की थी। और बचाव क्या है? बचाव है कि पूरी तरह से मरीज को अलग रखना, ठीक है। यानी मरीज है उसको अलग रखेंगे तो हमें इस बीमारी के संक्रमण से बचा जा सकता है। यदि हम साथ में बैठेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे, साथ में खेलेंगे और बातचीत करते भी मास्क नहीं पहनेंगे, हाथ मिलाएंगे या उनके द्वारा यूज जो बर्तन कपड़े हैं उनका भी हम उपयोग करेंगे तो स्वस्थ व्यक्ति में ये आसानी से फैल सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ये वायु के संपर्क में आते हैं इनके बैक्टीरिया, तो सीधे जाकर के जिस पर गिरते हैं उसको आसानी से ये रोग है वो हो जाता है। अब दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों, वो है खसरा। क्या है? खसरा। खसरा को अंग्रेजी प्रिय विद्यार्थी कहते हैं मीजल्स। क्या कहते हैं? मीजल्स, ठीक है। इंग्लिश में खसरा को कहते हैं मीजल्स। ये खसरा खसरे को
जनरली देखें तो ये भी एक क्या है, वायवीय रोग है, ठीक है। यानी ये वायु के संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाता है। और इसका जो बेसिकली वायरस, यानी कुछ ऐसे रोग हैं जो वायरस द्वारा जनित है या वायरस जनित रोग है, और कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया जनित है, ठीक है। तो जो हमारी टीबी थी वह जीवाणु या बैक्टीरिया जनित है, और हमारा जो खसरा है यह प्रिय विद्यार्थियों वायरस जनित रोग है। कैसा है? वायरस जनित रोग, ठीक है। मीजल्स या खसरा क्या है? वायरस जनित रोग है। और इस प्रकार का जब रोग किसी को होता है तो उसे निश्चित रूप से अलग रखना चाहिए, क्योंकि वायरल बीमारियां और ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि संक्रमण इसका बहुत ही जल्दी फैलता है अपेक्षाकृत बैक्टीरियल बीमारियों की, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को खसरा या मीजल्स हो रखा है तो उससे दूरी बनाए रखना है, उसको बिल्कुल अलग रखना है। उसके भी सारे वो जो बर्तन कपड़े वगैरह थे वो यूज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इस वायरस का नाम है मीजल्स वायरस। क्या है? मीजल्स वायरस। इस वायरस का नाम है वो है मीजल्स वायरस, यानी मीजल्स वायरस के द्वारा ये फैलता है। और फैलने का तरीका वही वायु या हवा, यानी इसके वायरस है वो जैसे वायु के संपर्क में आते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तक, या एक जीव से दूसरे जीव तक, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, और जनरली ये जो खसरा है या मीजल्स है ये जनरली जानवरों और इंसानों में ही होता है, प्लांट में कभी भी इस प्रकार की चीजें नहीं देखी गई। और अगला है प्रिय विद्यार्थियों, रख रखाव बस यही सेम है, यानी उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। किससे? जो संक्रमित व्यक्ति है उससे। तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों वो है चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, ये जो बीमारी चिकन पॉक्स, ये भी एक प्रकार की प्रिय विद्यार्थी वायरस बीमारी है, यानी वायरस जनित रोग है। और वायरस जनित रोग मैंने कहा जीवाणुओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाले संक्रामक रोग होते हैं। इसलिए वायरस जनित जितनी भी बीमारी, चाहे वो एड्स हो वगैरह हो, तो उनसे हमें बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। वायरस जनित एक बार होती है तो वहां उससे पीछा छुड़ाना भी बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। जनरली कुछ ऐसे वायरस होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बिल्कुल कम होते हैं। आपने जुकाम को देखा होगा, जुकाम वाला वायरस है उसकी कैपेसिटी या उसका जो जीवन चक्र है वो 2.5 से 3 दिन माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो हम गोलियां लेते हैं जुकाम के दरमियान, वो गोलियां केवल और केवल हमें थोड़ी उस दर्द से राहत दिलाती है, बाकी उस पर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका जीवन चक्र भी 2.5 से 3 दिन का। आप गोली लोगे तो भी 2.5-3 दिन में समाप्त होगा जुकाम, और नहीं लोगे तो भी 2.5-3 दिन से समाप्त होगा। गोलियां करती कि अक्सर आपका जो दर्द वगैरह होता है बॉडी में, उस दर्द से राहत दिलाने का काम करती है। बाकी इस वायरल जो जुकाम का जो वायरस है इस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और चिकन पॉक्स जो रोग है, इस रोग का जो रोग कारक विद्यार्थियों वो जनरली हम देखें तो ये वायरस है। क्या है? वायरस है, यानी वायरल बीमारी है। और वायरल बीमारी होने के साथ साथ में इस वायरस का नाम है वेरिसोला जोस्टर। वेरिसोला जोस्टर, यानी वेरिसोला जोस्टर नामक एक वायरस है जिसकी वजह से ये क्या होता है, बीमारी फैलती है, ठीक है ना। ये वायरस या संक्रमित व्यक्ति जो भी है सीधा सीधा जिस व्यक्ति के संपर्क में आता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी आसानी से इससे संक्रमित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी हर एक पार्ट में ये समाया होता है जो चिकन पॉक्स का है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ये जनरली देखा जाए तो ये एक क्या है, त्वचीय रोग है। त्वचीय का मतलब था, आपने देखा होगा कभी कभार फंसियां बन करके जो शरीर पर चकत्ते बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो चकत्तों में इस प्रकार की खुजली वगैरह आना, वो सारी सारी चिकन पॉक्स का क्या है, एज ए इफेक्ट की वजह से होता है। और उसके बचाव में क्या है, एक तो डॉक्टर मना करता है कि हमें उस चिकन पॉक्स यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो 5 से 10 दिन नहाने के लिए मना करते हैं। क्यों नहाने के लिए? इसलिए मना करते हैं क्योंकि जैसे शरीर पर चकत्ते होते हैं उसमें साबुन लगाया और किसी स्वस्थ जगह लगता है तो वहां से
वायरस है वो निकल करके दूसरी स्वस्थ जगह को भी आसानी से संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर ज्यादातर उस व्यक्ति को बिल्कुल शांत एकांत में एक जगह बैठने को कहता है, और कोई भी चीजें हैं, एक वस्तुएं एक दूसरे की यूज नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो टॉवेल्स वगैरह है या कपड़े हैं, उनको कभी भी उसका यूज नहीं करना चाहिए पेशेंट का, नहीं तो एक स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से ये संचरित हो सकती है। ठीक है, और इसका जो फैलने का तरीका है वो है वायु से सीधे संपर्क आने से। ठीक है ना, यानी सीधा ये वायरस है कि वायु में उपस्थित होता है, वायु में जैसे ही वायु सीधे हम संपर्क में आते हैं संक्रमित वायु से, तो निश्चित रूप से हमारे ये स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से हो जाता है। और यदि ऐसा रोग ना हो, इसके लिए हम रोगी व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहें, रोगी व्यक्ति से दूरी बनाए रखना इसके बचाव का उपाय है। ठीक है, और यदि हो भी जाता है तो उचित टीकाकरण, यानी किसी व्यक्ति को यदि बाई चांस हो भी जाता है तो उसके लिए उचित टीकाकरण करवाना डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, यही इसका उपचार है, इसके अलावा ज्यादा इसका कोई उपचार वगैरह है नहीं। ठीक है ना, और अगला है प्रिय विद्यार्थियों वो है पोलियो। क्या है? चौथा है हमारा रोग वो है पोलियो। इस प्रकार आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेंगे, दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि जैसे लिखवा रहे हो आप, तो इसमें परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेंगे। प्रश्न आपका 1.5 नंबर का, 2.5 नंबर का या 2 नंबर का आ सकता है। क्या आ सकता है कि क्षय रोग के रोग कारक का नाम लिखते हुए इसके फैलने के तरीके और बचाव के उपायों पर विवरण लिखिए। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है क्षय रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु या रोग जनक का नाम लिखें तथा इसके संचरण और बचाव के उपाय लिखिए। ठीक है ना, तो संचरण का तरीका भी बताना होगा, उपाय का इसका जो उपाय है बचाव का वो भी आपको लिखना होगा। ठीक है, या 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। क्या है? जैसे आ सकता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम लिखो, तो आप लिखोगे क्षय रोग। कभी भी क्वेश्चन इसको इस पार्ट से घुमा करके इससे में पूछा जा सकता है, और इस पार्ट को देख करके इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से संभव है। ठीक है, जैसे पूछ सकते हैं कि मीजल्स जो वायरस है इस पे उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम लिखो, तो लिखोगे खसरा या मीजल्स। ऐसा पूछ सकते हैं खसरा या मीजल्स उत्पन्न करने वाले वायरस का नाम क्या है, तो मीजल्स वायरस है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो वेरिसोला जोस्टर है उससे उत्पन्न होने वाले रोग का नाम क्या है, तो आप लिखोगे चिकन पॉक्स। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि चिकन पॉक्स किस रोग कारक की वजह से उत्पन्न होता है, तो लिखोगे वेरिसोला जोस्टर। ठीक है, यानी क्वेश्चन को कैसे भी विज्ञान में कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आप हर एक परिस्थिति में इसे याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रिय विद्यार्थी पोलियो। ये पोलियो है, ये भी एक क्या है, वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित है, यानी वायरस से फैलता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से। आज अब देख रहे वर्तमान में पोलियो इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन एक समय में आज से लगभग 100 साल उससे भी पहले की बात करें या 100 साल के आसपास की बात करें, तो उस समय पोलियो है बहुत हावी होता था, और जिस व्यक्ति को पोलियो होता था तो पोलियोग्रस्त व्यक्ति को मरना ही पड़ता था, क्योंकि वो हड्डियां हैं इस प्रकार के विकृत होकर के बैंड पड़ जाते थे उसमें, और जिसकी वजह से व्यक्ति चलने फिरने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करता था, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है ना, तो सरकार ने इसे बचने के लिए, इस रोग को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर एक टीकाकरण अभियान चलाया था। वो जो टीकाकरण अभियान आज भी आप देख रहे हो, 1 से लेकर के 5 साल के बच्चों तक 5 अभी भी टीकाकरण है वो नर्सेज के माध्यम से घर घर जाकर के पिलाया जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा हर 3 महीने 2 महीने में 1.5 महीने में आता है घर घर, और नर्स आती है, और नर्स आकर के या जो आंगनबाड़ी में जो सहायिका वगैरह लगी है वो आती है घर पे पिलाने के लिए बच्चों को। ठीक है ना, तो ये पोलियो अभी तो नहीं है, लेकिन एक समय में बहुत बड़ी भयंकर महामारी के रूप में निकल करके आई थी। ठीक है ना, इससे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा व्यय करना पड़ा था, तब जाकर के इस पर काबू पाया गया। तो पोलियो जो वायरल है, इस वायरस का नाम है पोलियो वायरस। क्या है? पोलियो वायरस है, जिसकी वजह से इसका नाम है बीमारी का वो भी पोलियो रखा। ठीक है, और ये आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, पोलियो तो ये भी वायु और जल से फैलने का कारण क्या है? एक तो वायु, दूसरा जल। यदि कोई संक्रमित एरिया है इससे रिलेटेड तो उसमें जाओगे तो भी आपको हो जाएगी। यदि कभी प्रदूषित जल पियोगे तो जल में भी इस प्रकार के इसके वायरस है वो
होते हैं जैसे ही आपकी बॉडी के संपर्क में आते हैं। तो मैंने कहा वायरस एक ऐसे जीव होते हैं जिनको सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा गया है, क्योंकि सजीव के संपर्क में आते हैं तो जिंदा हो जाते हैं, और सजीव की बॉडी के बाहर रहेंगे तो ये निर्जीव अवस्था में पड़े रहेंगे, ठीक है ना, मृत अवस्था में। तो ये जैसे जल के अंतर्गत होंगे और जल आप पियोगे या यूज करोगे स्नान वगैरह में, तो आपकी बॉडी के संपर्क में आते ये वापस जिंदा होने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक वायरल बीमारी है, और इससे बचने का जो कारण है, तरीका है, वो क्या है, वो रोगी व्यक्ति है तो उससे दूर रहना है। और उसके अलावा जो आपका जल है वगैरह, इसको गर्म करके छान करके पीना चाहिए या काम में लेना चाहिए, ठीक है ना। जल को गर्म करके या छान कर काम में लेना चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या है, बचाव है। यानी ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इन चीजों से आप आसानी से बच सकते हैं। अगला प्रिय विद्यार्थियों वो है हैजा। क्या है, अगला जो रोग है वो है हैजा। और हैजा हैजा जो है प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी उदाहरण देकर के पिछली कक्षा में बताया था, मैंने कहा गर्मी होती थी तो गर्मी में ज्यादातर हैजे का वायरस है बहुत ज्यादा, सॉरी जीवाणु है वो सक्रिय रहता है, ठीक है। तो सक्रिय रहने की वजह से गर्मी में प्राचीन समय में जो संयुक्त प्रथा होती थी उस समय महिलाओं के ज्यादातर हैजा हुआ करता था, क्योंकि गर्मी चूल्हे के पास में ज्यादा देर तक बैठना पड़ता था और पानी वगैरह नहीं पीती थी, ऐसी स्थिति में इनके हैजा आसानी से हो जाता था, ठीक है ना। तो ये जो हैजा है, ये पहला तो है जीवाणु जनित रोग है। क्या, हैजा, ये हैजा एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित, ठीक है। और इसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों, बैक्टीरिया का वह है विब्रियो कोलेरी। हैजे का बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हैजे का रोग जनक का नाम लिखिए, तो आएगा विब्रियो कोलेरी। और विब्रियो कोलेरी किस रोग का रोगकारी है या रोग जनक है, तो आप कहोगे हैजे का, ठीक है। और ये होता है जनरली हैजा, वो होता है दूषित जल या भोजन से, ठीक है, दूषित जल या भोजन से। यदि दूषित जल का उपयोग करते हो तो भी आपका हो जाता है, और भोजन दूषित का उपयोग करते हो तो ऐसी स्थिति में भी आप आसानी से इससे संक्रमित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें हैं, इनसे बचने का तरीका प्रिय विद्यार्थी क्या है, एक तो ढका हुआ खाना खाएं, पानी को साफ और स्वच्छ उबाल करके पिए। और मैंने पहले भी कहा, गर्मी ग्रीष्म काल में या अधिक टेम्परेचर पर ये वायरस जीवाणु है वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है। और इसका बचाव है वो व्यक्तिगत स्वच्छता है, यानी आप जहां भी रहते हैं साफ सफाई करें, बर्तन वगैरह धो करके, हाथ धो करके खाना खाया करें, और अच्छी आदतें बना लें जिसकी वजह से आप इससे बच सकते हैं। और जब भोजन करते हो तो भोजन है वो प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल पका हुआ भोजन खाना चाहिए। अध कच्चा भोजन खाते हो तो ऐसी स्थिति में भी मैंने कहा कुछ हद तक जो टेम्परेचर होता है वहां एक ज्यादा एक्टिव बैक्टीरिया होता है। तो पके हुए भोजन का और उबले हुए पेयजल का, और यदि फिर भी हो जाता है तो आसानी से टीकाकरण या डॉक्टर की सलाह से इसका उचित ट्रीटमेंट ले करके इससे निजात पा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, बचाव क्या है, पका हुआ भोजन करें, यानी अध पका भोजन है उससे दूर रहने का प्रयास करें, और स्पेशल साफ सफाई का ध्यान रखें। साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से हर एक बीमारी आपसे दूर भागेगी, ठीक है। और यदि हो भी जाता है किसी के तो उचित डॉक्टर की सलाह के आधार पर उसका ट्रीटमेंट लेकर के उसे निजात पाया जा सकता है, ठीक है, निजात। अगला है प्रिय विद्यार्थियों टाइफाइड। छठा है वो क्या है, टाइफाइड। अब हम इस टाइफाइड की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो टाइफाइड भी एक क्या है, जीवाणु जनित रोग है। कैसा है, जीवाणु जनित रोग है, ध्यान दीजिए। और जीवाणु में कैसा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु है जो इस टाइफाइड रोग का क्या है, जनक माना जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर प्रिय विद्यार्थियों जल के अंतर्गत पाया जाता है, यानी दूषित जल होगा, प्रदूषित जल होगा, उसके सेवन से ये जो टाइफाइड है वो आसानी से हो सकता है।
और आपको पता है जो टाइफाइड एक बुखार का प्रकार है, जब भी टाइफाइड होता है, बुखार आता है, तो हड्ड ऐसे लगती है, हड्डियां जैसे अंदर से टूट रही है, यानी ऊपर से कोई प्रहार कर रहा है और हड्डियां हैं वो चकनाचूर हो रही है, इस प्रकार आपकी हड्डियां दर्द करने लगती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में टाइफाइड रोग प्रदूषित जल की वजह से होता है। और इसके लिए बचाव के लिए एक ही है कि व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाएं, और उसके साथ साथ में भली भांति पके हुए भोजन का उपयोग करना चाहिए। हैजे और टाइफाइड दोनों में बचाव के एक तरीके, यदि किसी को हो जाता है तो उचित डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लेकर के इससे निजात पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये थी, हो जाता है तो चिकित्सक की सलाह से उपचार। ठीक है, और नहीं तो व्यक्तिगत देखभाल में क्या है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। और उसके अलावा है, अगला है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए एक वायरल बीमारी है। क्या है विद्यार्थी, वायरल है, जो वायरस से फैलती है, और ये वायरस जनरली इन्वायरमेंट में पाया ही जाता है, लेकिन ज्यादातर है, हम बात करें तो ये भी एक जलीय बीमारी है, यानी जल से फैलने वाली बीमारी है। आप जल है उसको, कहने का मतलब है जितना आप जल को, स्वच्छ जल का उपयोग करेंगे, चाहे स्नान के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो या पीने के लिए, तो इन बीमारियों से आसानी से आप बच सकते हैं। उसके उपरांत देखा जाए तो इसको फिल्टर या बॉइल्ड पानी है, जो उबला हुआ पानी है, उसको